हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला में। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास एट्थ साइंस ओके की एनसीईआरटी बुक शुरू करनी, जिसका पहला चैप्टर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इन क्रॉप का प्रोडक्शन से लेकर मैनेजमेंट तक की जो कहानी है वो इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन की एक कहानी है और उसके मैनेजमेंट तक की कहानी चलने वाली है। तो वो कहानी आपको समझनी है कि क्या क्या बीच में स्टेप्स हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ना, एंड फिर उसके बाद इरिगेशन है, एडिंग मैन्योर है, उसके बाद हार्वेस्टिंग है। ये सब पूरी कहानी समझनी है स्टेप बाय स्टेप। तो कहानी कुछ इस चैप्टर की इस तरीके से शुरू होती है कि दो कैरेक्टर हैं, पहली और बूझो। गर्मियों की छुट्टी होती है, अभी आप लोग मना के आए हैं, मज़े करके आए हैं घर पर, गांव में या फिर कहीं रिलेटिव्स के यहाँ। तो वैसे ही ये पहली और बूझो गए थे अपने चाचा जी के यहाँ, और चाचा जी उनके फार्मर हैं। तो वो जाते हैं और कुछ वहाँ टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी हो गई, सिक्कल हो गया, सॉवेल, प्लो, ये सब देखते हैं खेत में। जब वो गए तो उन्होंने ये सब इंस्ट्रूमेंट देखे। ये सब देखने के बाद फिर कहानी कुछ चैप्टर की आगे बढ़ती है। क्या होता है कि सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए, और प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, और जबकि ह्यूमन बींग्स को डिपेंड रहना पड़ता है या तो प्लांट्स पर या फिर अदर एनिमल्स पर, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें खाना चाहिए क्यों, वाई वी हैव टू ईट फूड। तो हमें खाना क्यों चाहिए, हमें खाना चाहिए एनर्जी के लिए। खाना हमें एनर्जी के लिए चाहिए। और भैया एनर्जी काहे चाहिए, एनर्जी चाहिए हमें डे टू डे फंक्शंस के लिए। डे टू डे फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं हम लोग, उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। ओके, तो समझ गए ना आप कि हमें खाना क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, और एनर्जी चाहिए डे टू डे फंक्शंस के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि फूड हमें मिलता कहाँ से है। फूड हमें मिलता है दो जगह से, प्लांट से और एनिमल से। एज वी ह्यूमन बींग्स वी हैव टू यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड। ओके, ठीक है। और हमारी पॉपुलेशन, इनकी हमारी कंट्री की या इनको पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनको अगर प्रॉपर तरीके से हम खाना प्रोवाइड कराना चाहते हैं इस लार्ज पॉपुलेशन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पीडीएस शॉप देखते हैं, पीडीएस शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप, जिसे आप बोलचाल की भाषा में राशन की दुकान बोलते हैं, है ना, राशन की दुकान। ओके, और ये राशन की दुकान कौन सी है, ये सरकारी है। तो सरकार जो है इस बात को इंश्योर करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फूड का सबके पास तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी कि जो पुअर से पुअर पर्सन है उनको एटलीस्ट जीने भरे को फूड मिल ही जाए, है ना। तो ताकि जो जीरो हंगर है ना, जीरो हंगर जो टारगेट है हमारा, कौन सा टारगेट है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक टारगेट है जीरो हंगर, उसको अचीव किया जा सके। ओके, ठीक है। तो फिर आगे चैप्टर आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, फिर सवाल उठता है क्रॉप क्या है। जब हमें पता है कि हमें प्रॉपर प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे थ्रू दी क्रॉप, है ना। जब हम सेम टाइप के प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट जब एक जगह पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में, सपोज करो ये एक खेत है ना, एक जगह है, यहाँ पर एक ही तरीके के आपने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको, इस टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ क्रॉप। अब ये क्रॉप वीट की हो सकती है, अब ये क्रॉप राइस की हो सकती है, ये क्रॉप मेज की हो सकती है, ये क्रॉप सोयाबीन की हो सकती है, मतलब किसी की भी हो सकती है, मतलब सारे जो प्लांट्स होंगे वो सोयाबीन के होंगे। तो यानी कि जब एक लार्ज नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट जब भी हम ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। ओके, ठीक है। अब क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, वो सीरियल क्रॉप्स हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, यानी सीरियल्स मीन्स अनाज, जैसे कि गेहूँ, है ना, और चावल, राइस, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब किस में आते हैं, सीरियल्स में। वेजिटेबल्स में जानते हैं, आप फ्रूट्स भी जानते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या देखा आपने कि क्रॉप क्या है, फिर देखा क्रॉप के टाइप क्या है, सीरियल, वेजिटेबल और फ्रूट्स। आफ्टर दैट कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर। क्या किया गया, कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई, जैसे कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, रेनी सीजन में बोई जाती है, यानी कि रेनी सीजन कब से कब तक, जून से सितंबर तक,
जून से सितंबर तक ये पूरा सीज़न रहता है, यानी कि जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। खरीफ का ये सिंपल है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप हैं, जैसे कि पेडी, यानी कि जो इस समय जो क्रॉप बोई जा रही है जून में या फिर जो बोई जा चुकी है वो है आपकी खरीफ। यानी कि कौन सा सीज़न चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, चल रहा है अभी जुलाई, तो इसका मतलब ये खरीफ सीज़न चल रहा है खरीफ क्रॉप का। तो पैडी, मैज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप गांव की तरफ जाएंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा है रावी क्रॉप। रावी क्रॉप क्या है, ये विंटर सीजन में बोया जाता है, और विंटर सीजन यानी कि अक्टूबर में बोया जाएगा अप्रॉक्स, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। इसमें कौन से क्रॉप आती हैं, वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड एंड लिनसीड। बहुत और भी कई सारी आ सकती हैं, ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं। ओके, अब इन दोनों यानी कि खरीफ क्रॉप और रावी क्रॉप के बीच में एक और पैटर्न आता है जो है जायद क्रॉप। जैसा कि आप अभी गर्मियों में जब कहीं समर वेकेशन में गए होंगे तो आपने वाटरमेलन खूब अच्छे से खाया होगा, मस्क मेलन भी छोड़ा नहीं होगा बिल्कुल, और कोकम्बर थी बहुत अच्छे से। खीरा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, खीरे की बात हो रही है। तो ये जायद क्रॉप का पैटर्न खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बीच में, यानी कि मार्च टू जून की जो विंडो मिलती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जून में शुरू करेंगे खरीफ क्रॉप, और यहाँ पर क्या है, मार्च में एंड हो गया राबी क्रॉप। तो मार्च से जून तक की ये जो विंडो है, इसी के बीच में बोया जाता है आपका जायद क्रॉप। और इसमें कौन सी क्रॉप आती हैं, वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, कुकम्बर आता है, ये सब क्रॉप्स इसमें आती हैं। तो आपने समझ लिया कि खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जायद क्रॉप्स क्या हैं, कब बोई जाती हैं, और कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं। आफ्टर दैट आगे चैप्टर आगे बढ़ता है, शुरू होती है मेन कहानी कि प्रोडक्शन शुरू करना है। अब क्रॉप का क्या करना है, प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन शुरू करना है तो बेसिक प्रैक्टिसेस तो स्टार्ट करनी पड़ेंगी प्रोडक्शन के लिए। तो वो बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, सबसे पहला काम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, भैया मिट्टी को तैयार करो। आफ्टर दैट सोइंग, यानी कि उसमें बोवाई करो, जो भी सीड्स हैं उनको डालो। उसके बाद एडिंग मैन्योर, अब चाहे आप मैन्योर यूज़ करो चाहे फर्टिलाइजर्स यूज़ करो। मैन्योर क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, क्या होते हैं, और फर्टिलाइजर्स ये केमिकल्स हैं। ओके, तो आप चाहे जो डालो, आपको कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, है ना, अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए। आफ्टर दैट इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, जो आप सिंचाई देखते हैं गांव वगैरह में की जाती है ना, खेत में। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, आप देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ये खेत है और इसमें आपने मक्का बोई है, क्या बोई है, मक्का बोई है, या फिर गेहूं बोया है, मतलब एक कोई क्रॉप बोई है, उसके बाद अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो उगाते हैं उसमें। अनवांटेड मतलब जो आप चाहते नहीं कि वो उगें, और ना ही आपने उनको उगाने के लिए कुछ सॉइल प्रिपेयर या कुछ ऐसा किया था, वो अनवांटेड हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वीड्स। ओके, तो उन्हीं से फसल को प्रोटेक्ट करना ये आपका फिफ्थ स्टेप है। आफ्टर दैट क्या है, हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल जो है राइप हो गई, यानी पक गई अच्छे तरीके से, अब उसे हार्वेस्ट करना है, यानी कि काटना है, क्या करना है। और उसके बाद है स्टोरेज। अब हार्वेस्टिंग में थ्रेसिंग भी आती है, हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग मतलब जो आपका काफ होता है उसमें से क्या करना है, जो मेन सीड है उसको अलग कर लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। और आफ्टर दैट स्टोरेज। ओके, ठीक है, तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको पता ही है कि ये पहला स्टेप है, क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ओके, तो इसका क्या फ़ायदा है, प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप जो है ये हमें क्या करता है, अगर हम सॉइल को लूजन करते हैं, क्या करते हैं, मतलब जोताई करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें जोताई करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब चूँकि जो सॉइल है वो लूज हो चुकी है, तो इसमें रूट्स जो है अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती हैं सॉइल के अंदर। पूछ लिया जाए व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, या पूछ लिया व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कल्टीवेशन, है ना, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लूज इन द सॉइल, तो ये सब बेनिफिट हो सकते हैं क्या, ये इससे पेनिट्रेट डीप में हो सकता है, मतलब किसका, रूट्स का। ओके, एंड द सेकेंड, लूज सॉइल ऑलवेज द रूट्स टू ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में, अब भाई स्पेस रहेगा, लूज सॉइल रहेगी तो जो रूट्स हैं वो अच्छे से सांस ले सकेंगे, है ना, ब्रेथ कर। अब आपको लगेगा कि रूट भी सांस लेते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, है ना।
ओके, ईजिली इवन दे गो, मतलब कितने भी वो गहरे चले जाएं फिर भी वो अच्छे से सांस ले सकते हैं, ब्रेथ कर सकते हैं थ्रू दी लूज इन सॉइल। ओके, और लूज इन सॉइल आगे क्या हेल्प करता है, ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। एज वी नो अर्थवॉर्म्स आर दी फार्मर्स फ्रेंड है ना, इनको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ दी फार्मर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में मिलते हैं, और ये मैन्योर्स को ऐड करने में हेल्प करते हैं। ओके, किस में ऐड करते हैं, सॉइल में। ओके, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फर्दर जो भी सड़ा गला कूड़ा होता है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, और जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये कहानी होने के बाद एक और फ़ायदा है सॉइल को टर्निंग आउट करने का, लूजनिंग करने का, कि ये न्यूट्रिशन रिच सॉइल होती है ना वो टॉप पे आ जाती है। सपोज़ करो कि ऊपर की सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से नहीं है, उसके जस्ट थोड़े से नीचे पे न्यूट्रिशन अच्छा है, तो क्या होगा जब इसको लूज किया जाएगा तो ये पूरा ऐसे मिक्स हो जाएगी। तो मिक्स हो जाएगी, इनकी जो नीचे की जो फर्टाइल सॉइल थी वो ऊपर आ जाएगी, जिससे कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये आपने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है और क्या उसके फ़ायदे हैं। तो उसी में आया प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, ये डिफिनेशन है। क्या है टिलिंग का मीनिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉइंग। टिलिंग और प्लॉइंग कुछ भी बोल सकते हो आप, एज योर विश। अब ये टिलिंग और प्लॉइंग दो तरीके से हो सकती है, चाहे वो जो प्लॉ हैं वो लकड़ी के बने हुए हों या आयरन के। एंशिएंट टाइम में लकड़ी के ही बने होते थे, लेकिन आजकल आयरन के ही हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, जब ये प्लॉइंग होती है तो उसमें कुछ मिट्टी के बड़े बड़े कह सकते हो कि पीस निकल के आते हैं, उन्हें क्लम्प्स बोलते हैं, है ना। क्लम्प, बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्प्स। बिग जो क्लम्प होते हैं ना उनको क्रम्प्स बोलते हैं, ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब चूंकि अब ऐसे बड़े बड़े से क्लम्प्स आपने अगर देखे हो खेत में, ऐसे बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है। अब ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े हैं कि अब इसमें कोई सीड है वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि इसको लेवलर के थ्रू लेवल किया जाएगा, यानी कि ये जो बड़े बड़े पीस देखते हैं आप खेत में, तो ये तोड़ तोड़ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी थ्रू दी लेवलर। अब इसमें सीड अच्छे से सेटल डाउन होगा और अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो पाएगी, है ना। ठीक है, तो अब उन्हीं कुछ टूल्स की बात हो रही है। एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट टूल्स हैं यानी कि फॉर दी लूजनिंग दी सॉइल, नंबर 1 है प्लॉ। प्लॉ का क्या काम है, टिलिंग दी सॉइल, एडिंग दी फर्टिलाइजर्स टू दी क्रॉप, रिमूविंग दी वीड्स एंड दी टर्निंग दी सॉइल। पूछा जाए व्हाट आर दी यूज ऑफ प्लॉ, तो आप ये सब गिना सकते हो। ओके, नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दी अब ये होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको बोलते हैं प्लासोर। अब आप इमेज देखिए सीधे, ये क्या है, प्लॉ है, प्लॉ की पिक्चर है। इसमें क्या है, ये प्लॉसोर है, प्लॉसेयर है, ये प्लॉसॉफ्ट है और ये वीम है। प्लॉसॉफ्ट क्या है, ये जो लंबा सा ये आप देख रहे हैं डंडा टाइप का, ये प्लॉसॉफ्ट है। और ये क्या है, ये प्लॉसेयर है। और ये वैल के कंधों पे रखा जाता है ये वाला, ये क्या है, प्लॉ बीम है। ओके, आप समझ चुके हैं प्लॉ क्या है, कैसे वर्क करता है। बैल देखिए, इसको ऐसे कंधों पे रखे हैं और इधर फार्मर इसको होल्ड किए, इस वाले पीस को फार्मर होल्ड किए है और बैल जो है इसे यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हो, क्या है, ये किस लिए यूज होता है, ये भी यूज होता है फॉर रिमूविंग वीड्स, फॉर लूजनिंग दिस सॉइल। दो काम इसके भी हैं। अब ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। इसमें एक चीज़ आयरन की लगी होती है, वो है वेंट प्लेट। ये क्या करती है, सॉइल को अच्छे से लूज करती है और अच्छे से उसको कह सकते हो कि जो मेन्योर वगैरह हैं उनको मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस पिक्चर को भी देख लो, ये ग्रिप है इनकी, इसको पकड़ के फार्मर चलता है। ये हैंडल है उसी ग्रिप का, ये वीम है यानी कि यहाँ पर बैल लगेगा, ये रॉड है और ये बेंट प्लेट है ये वाली। ओके, ये वाली, ठीक है। अब आज के समय में ये दो जो ट्रेडिशनल मेथड हमने देखे हैं प्लॉ एंड हो, इनका यूज बहुत कम होता है। अब आज के समय में यूज होता है कल्टीवेटर का। कल्टीवेटर चलते हैं ट्रैक्टर से। ओके, अब कल्टीवेटर का फ़ायदा क्या है, एक कल्टीवेटर का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये लेबर और टाइम दोनों बचाता है। मतलब अगर इससे आप 4 दिन में मान लेते हैं 6 बीघा आप खेत जोत पाते हैं, तो इससे तो आप एक ही घंटे में
6 बीघा खेत जोत सकते हैं आराम से। तो आप क्या हुआ, लेबर भी बचा और टाइम भी बचा। लेबर अब जैसे इसमें बैल भी चाहिए और एक व्यक्ति 4 दिनों तक काम कर रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति लगा और वो उसने सिर्फ 1 घंटे काम किया और बस काम हो गया। तो लेबर और टाइम दोनों की बचत हो रही थ्रू दी कल्टीवेटर ड्राइवन ट्रैक्टर। ओके, तो ये अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, अब सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद बात आती है सोइंग की, यानी कि बुवाई की। तो बुवाई के लिए भी 2-3 मेथड यूज होते हैं। हालांकि आपको जैसा कि पता होगा, क्या पता होगा, यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी दी है कि मैं मम्मी के साथ थी और उस मम्मी ने कुछ बीज डाले और वो कुछ तैरने लगे, तो मैं परेशान थी कि क्यों ऐसा हो गया। तो बाद में पता चला कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वो डैमेज सीड थे। कैसे थे? डैमेज सीड कैसे हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, और जिस वजह से वो पानी में वो लाइट हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, जिस वजह से वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं। ओके, तो पता करना हो कि कौन सा सीड डैमेज है, कौन सा सीड अच्छा है, तो उसे पानी में डाल दो सारे सीड को। तो जो डैमेज होगा वो तैरने लगेगा और आप अच्छे सीड को आराम से अपने खेत में डाल सकते हैं और अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं सोइंग के लिए। ट्रेडिशनल टूल है और आप सीड ड्रिल को देखेंगे। ट्रेडिशनल टूल क्या है? ऐसा मैंने अपने गांव में देखा था बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था। तो इस तरीके से बुवाई की जाती थी। मतलब एक पर्सन इस पूरे बैल को, मतलब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करता था और एक पर्सन यहाँ से सीड डालता था। मतलब ये जो हैं ये सीड डालने का काम करें और ये हैंडलिंग का काम करें। तो एक बार में 2 पर्सन लगते थे और बहुत समय लगता था इसको मतलब सीड को पूरे खेत में डालने में, है ना। इस चीज़ को बोलते थे फनल मेथड। क्या बोलते थे? फनल मेथड। ओके, ये ट्रेडिशनल मेथड है। और ये है आजकल का मेथड जो है सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर से चलता है और एक बार में देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 रोज़ को लेके चलता है ना। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है सीड ड्रिल से बुवाई करने का या सोइंग का, कि भैया ये जो है ना, ये सीड्स को यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पर और प्रॉपर डेप्थ पर छोड़ता है ना। मतलब ये नहीं कि सीड इक्वल बहुत पास पास हो गया, बहुत दूर दूर हो गया, या फिर बहुत गहराई में चला गया कि वो उग ही नहीं रहा है। ये क्या करता है, सीड को प्रॉपर कवर कर देता है थ्रू दी सॉइल, ताकि जो बर्ड्स वगैरह हैं वो सीड को ना खाएं, और अगर नहीं खाएंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। पता चला कि ये सीड था, ये आपका खेत था, इसमें आपने ऐसे ऐसे सीड डाल रखे थे। अब क्या हुआ कि यहाँ से 20 से बर्ड्स ही उड़ा ले गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई फसल ही नहीं होगी, तो फिर प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसका ये फ़ायदा है कि कोई भी जो बर्ड्स वगैरह है वो आपके सीड को नहीं खा पाते, क्योंकि वो प्रॉपर उसे ढक देता है। और टाइम और लेबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सीड ड्रिल जो है, सीड ड्रिल क्या फ़ायदा कराता है? इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे आपके सीड को छोड़ता है, प्रॉपर कवर कर देता है ताकि चिड़िया उड़ियाँ ना खा पाएँ, और नेक्स्ट है आपका टाइम बचाता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो बहुत पास पास सीड पड़ जाता है, जैसे सपोज करो ये खेत है और यहाँ बहुत पास पास सीड पड़ गया। अब क्या होगा कि इतनी पास पास अगर पेड़ होंगे तो उन्हें सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, सफिशिएंट न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडिंग है ना, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है ना। आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत भी गांव में गए हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसल में से कुछ पौधों को उखाड़ रहे होते हैं। ये खासकर होता है सरसों। इस सरसों के खेत में अक्सर देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। इनकी बात हो रही मस्टर्ड की। ठीक है, सरसों तो जानती होंगे आप सब लोग, मुझे लगता है। ओके, ठीक है। नहीं जानते तो मस्टर्ड जान लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपको पता है कि बुवाई करने के बाद कुछ मैन्योर्स, कुछ फर्टिलाइजर्स यानी कि न्यूट्रिशंस कुछ प्रोवाइड करने पड़ेंगे, किसके लिए? हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, है ना। तो इसी सब को हम बोलते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम लगातार एक ही टाइप की फसल बोते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है वो पुअर न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर
इन न्यूट्रिशन। अब मान लीजिए एक आपके पास खेत है, चूँकि इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि कोई भी खेत आपको खाली नहीं मिलेगा, यानी कोई भी गांव में जाइए, अभी इसमें से कोई फसल काटी गई, दूसरी फिर से उसमें बो दी गई, फिर काटी गई, फिर से बो दी गई, बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं छोड़ा जाता। इस वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अब इस न्यूट्रिशन लेवल को प्रॉपर करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है ना। और इसी प्रोसेस को, यानी कि मैन्योर ऐड करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं मैन्योरिंग। ओके, पूछा जाए व्हाट इज मैन्योरिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स इन द फील्ड इज नोन एज मैन्योरिंग। ओके, मैन्योर है क्या, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस बिल्कुल नहीं है ना। और ये बनते कैसे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो एनिमल, आपने देखा होगा कि गांव में गोबर वगैरह होता है और फिर एक ऐसा कुछ पिट टाइप का होता है, उसमें ऐसे डालते रहते, मतलब पेड़ों की पत्तियां और गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सब डालते रहते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसे मैन्योर में कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरियाज। ओके, ठीक। ओके, जैसे कुछ इस तरीके से, ये क्या है, आप देख रहे हैं कुछ पिट टाइप का है, गड्ढा टाइप का है, इसमें ये कूड़ा डाला जा रहा है। ध्यान रखा जाता है इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं डाला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं डालते हैं। जैसे कि पॉलीथीन नहीं डालते इसमें, वो सब हटा लेते हैं। बाकी पत्तियाँ और जो एनिमल्स का एक्सक्रेटा है, इनकी गोबर वगैरह है, वो सब इसमें डालते हैं और वो डिकम्पोज होके बदल जाता है मैन्योर में। ओके, ठीक। कुछ एक्टिविटी थी कि क्या होता है ये ऐड करने का फ़ायदा। जैसे काउडंग को अगर ऐड करते हो और यूरिया को ऐड करते हो और कोई भी कुछ भी नहीं ऐड करते हो, सिर्फ सॉइल रखते हो, तो देख रहे हो आप, जिसमें यूरिया ऐड है उसमें क्रॉप अच्छी है, जिसमें काउडंग है उसमें थोड़ी सी कम अच्छी है, और जिसमें कुछ भी नहीं ऐड है उसमें तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्रॉप की ग्रोथ को अच्छा मेंटेन रखने के लिए हमें इन फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स का यूज़ करना पड़ता है, काउडंग वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज़ में। ओके, जैसे कि यूरिया है, आपका अमोनिया सल्फेट है, सल्फर फास्फेट है, पोटास है, एनपीके है, एनपी का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब है ना। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, ये ऑब्वियसली फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होगा, है ना। ओके, अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। ओके, और ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी होते हैं। अब सपोज़ करिए कि ये आपका खेत था, है ना, इसमें आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए और बारिश हुई, यहाँ बारिश हुई और यहाँ से पानी निकल के पहुँच गया है वाटर बॉडीज़ में। कहाँ पहुँच गया, वाटर बॉडीज़ में। जैसे सपोज़ करिए आपके आसपास कहीं नदी है या नाला है या फिर ऐसे कोई पॉन्ड टाइप का है, ये पानी आपके खेत से यहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ पहुँचने से अब ये इस यहाँ के पानी को इसने पॉल्यूट कर दिया। अब पॉल्यूट करने से यहाँ पर जो फिशेस वगैरह हैं वो बहुत सारी इफेक्ट होंगी। मतलब ये पॉन्ड का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, ये इससे प्रभावित होगा, है ना। यानी कि आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किए खेत में और इसका जो रिस्पॉन्स है देखने को मिला पास के तालाब में, ठीक है, या पास के रिवर में। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी है, इसलिए फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना चाहिए। मतलब क्यों कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सॉइल को लेस फर्टाइल करता है और ये सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी है ना। तो ये वाइजली यूज़ करना चाहिए। इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, पीएम प्रणाम कुछ प्रणम करके है, PRANAM, प्रणम एक्चुअली है, इसको बोलते हैं प्रणम, यानी कि प्रण लेते हैं ना, वैसे ही ये इसलिए है कि हम जो फर्टिलाइजर्स हैं ना उनसे शिफ्ट होकर पहुँचे मैन्योर की तरफ। ओके, ताकि जो ये दो चीज़ें हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है और जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उससे हम बच सकें, है ना। ठीक है, ओके। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, अगर हम मैन्योर यूज़ करते हो तो क्या फ़ायदे होते हैं, ये सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन रखता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है ना। तो ये फ़ायदा है किसका, आपके मैन्योर एडिशन का। ओके, मैन्योर ऐड करते हो उसका ये फ़ायदा है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर दूसरा कोई मेथड है, अगर हम चाहते हैं कि क्रॉप हमारी अच्छी रहे तो वो क्या, क्रॉप रोटेशन मेथड है। कि मतलब जैसे क्या था कि जैसे सपोज़ करिए आपका खेत है,
है ना। एक बार आपने क्या उगाया, वीट उगाया, एक बार आपने क्या उगाया, ग्राम उगाया, एक बार आपने कोई दूसरी फसल, मतलब इस तरीके से आप एक रोटेशन को फॉलो करते हो, उसी को बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। अब इससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप लेगुमिनस प्लांट उगाते हो, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी जो रूट होती हैं उनमें नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। अब ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, इसमें नोड्यूल्स में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेगुमिनस प्लांट को उगाना चाहिए, है ना। और ये क्रॉप रोटेशन हमको मतलब अपने खेत में अपनाना चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से देखिए आप, ये क्या है, ये देख रहे हैं, ये रूट्स हैं और इसमें ये रूट नोड्यूल है ना। अब रूट नोड्यूल में क्या है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट के द्वारा ये नाइट्रोजन यूज़ की जाती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। और इससे क्या होता है कि प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो हम अलग से यूरिया से लेते हैं तो वो यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इसलिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस क्या है भैया फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। तो डिफरेंस क्या हो सकता है, सिंपल सा है, फर्टिलाइजर जैसे बताया फैक्ट्रीज में बनता है, इनकी मैन मेड होगा। अब मैन्योर क्या है, काउ डंग इन सब से बनता है, तो ये नेचुरल सब्सटेंस बनेगा, है ना। जैसे कैटल डंग हो गया, प्लांट रेजिड्यू हो गया, इन सब से बनता है। ओके, और ये मैन मेड है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या है, ये बताइए, फैक्ट्रीज में बनता है, ये आप अपने खेत में, अपने घर के बाहर कहीं भी बना सकते हैं, है ना। ये हमारी सॉइल को, यानी कि फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। अब ह्यूमस क्या है, ह्यूमस है डेड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ओके, उसे बोलते हैं ह्यूमस। ये प्रोवाइड, भैया ये फैक्ट्री में बनेगा तो कहाँ से मिलेगा, ये इसमें डेड डिकेइंग मटेरियल। अब ये क्या कर मिलता है, प्रोवाइड करता है ह्यूमस। ओके, जो बहुत ही यूज़फुल होता है सॉइल के लिए। ये रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन होता है, तो यानी कि इसमें फसल जल्दी से और अच्छी ग्रो होती है। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो उस खेत में फिर फसल ही नहीं ग्रो होगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बार में फ़ायदा लेना चाहते हो कि आप धीरे धीरे फ़ायदा लेना चाहते हो। ठीक वैसे जैसे आपने सुना होगा कि वो एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा दे रही थी, तो फिर उसने सोचा कि चलो मुर्गी को ही क्यों ना देखा जाए, चीर फाड़ के जितने अंडे सारे एक बार में निकाल लें। फिर क्या हुआ कि वो उसको मुर्गी को मारता है, उसका पेट वेट देखता है, उसमें एक भी अंडे नहीं मिलते, फिर बाद में पछताता है। तो ये तो वही बात होगी ना फर्टिलाइजर को यूज़ करने का, है ना। तो करना क्या चाहिए हमें, मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, ठीक है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, है ना, ये लेस रिच होते हैं, बट ये सॉइल को हार्म नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है मैन्योर एडिंग के। एडवांटेज नंबर 1 है इनहेंसिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा क्या है, मेकिंग सॉइल पोरस। अगर पोरस होगी तो जो गैस का एक्सचेंज है वो अच्छे से हो पाएगा। ओके, फिर क्या है, ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को मतलब बढ़ने में ये मदद करते हैं, है ना। और इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये फ़ायदे हैं किसके, मैन्योर के। ओके, एडवांटेज हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है, ये मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग और एडिंग फर्टिलाइजर्स के बाद आता है इरिगेशन। ओके, इरिगेशन आपको पता है प्लांट में लगभग 90% वाटर होता है, और क्या यूज़ है वाटर का, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए क्या यूज़ है, सबसे पहला यूज़ है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हो पाता है वाटर के ही थ्रू, है ना। ओके, ड्राई कंडीशन में नहीं हो पाएगा। दूसरा, न्यूट्रिशंस को ये डिजोल्व कर लेता है वाटर में, मतलब वाटर क्या करता है, न्यूट्रिशंस को डिजोल्व कर लेता है और उनको ट्रांसपोर्ट करता है ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। एक सेकेंड, व्हाट हैपन, हाँ, ये क्या करता है, न्यूट्रिशंस को डिजोल्व करके प्लांट के हर एक हिस्से में लेके जाता है। और कौन लेके जाता है, जो है जाइलम टिश्यू, जाइलम। ओके, तो जाइलम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और वाटर को कैरी करने का काम करते हैं। ये क्या टिश्यू हैं, एक टाइप के प्लांट्स में मिलते हैं आपको। ओके, ठीक है। एंड अगला फ़ायदा क्या है, ये क्रॉप को बचाता है किसे, फ्रॉस्ट से। फ्रॉस्ट, अगर एक्सेसिव फ्रॉस्ट है तो पानी लगा दो, है ना। अगर हॉट है तब भी पानी, मतलब उसको बचा देता है। फसल को बचाने के लिए भी हम यूज करते हैं वाटर का, किससे, फ्रॉस्ट से और हॉट एयर से बचाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, अगर हम अच्छे से मॉइस्चर बनाए रहते हैं सॉइल में तो हमें हेल्दी क्रॉप मिलती है, हेल्दी ग्रोथ होती है। ओके, फिर आप व्हाट इज इरिगेशन, ये डिफिनेशन को याद करना है आपको, नोट डाउन करना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। क्या है इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी कि वाटर की सप्लाई करो क्रॉप में रेगुलर इंटरवल पे, उसी को बोलते हैं इरिगेशन। क्लियर, ठीक है। अब आता है सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है।
भैया आप किसी कैसे भी देखा होगा आपने गांव में या पहले के समय में कैसे कैसे सोर्स हुआ करते थे, कुओं से पानी निकाल के जाता था, ट्यूबवेल से एंड पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, इन सब का यूज़ करते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, जैसे कि मोट, ये ऐसे पुली ड्राइव एंड जो होता है, ऐसे पानी निकलता है और ऐसे डालते हैं और यहाँ से ऐसे निकल के पूरा खेत तक पहुँचता है। दूसरा है चैन पंप, इस तरीके से पूरी चैन लगी है, उधर से खींचते हैं और ये पानी ऐसे अपने आप से निकलता है और इधर खेत में पूरा चला जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, डेकली। ये सब बहुत पुराने मेथड हैं, ये आजकल तो बहुत ही रेयर है देखने को मिले। ओके, तो ये इस तरीके से पानी निकाल के और ये पर्सन यहाँ से डालता रहता है, फिर ऐसे ये खेत में पूरा चला जाता है, ठीक है। और अगला है आपका राहत, है ना, इसे राहट भी बोलते हैं कभी कभी। इसमें एक बैल लगा होता है, ये घूमता है ऐसे चारों तरफ, घूमता है और यहाँ ये देखिए, यहाँ इसमें से ऐसे पानी निकलता है, निकल निकल के पूरा खेत में चला जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके एंशियंट मेथड, ओके, या ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है। सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है आपका, इसमें क्या होता है कि आप एक पाइप होता है और उसमें ऐसे कुछ नोजल्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पर कुछ नोजल्स लगे होते हैं, जैसे पानी पूरा इधर उधर पूरा फैलाता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, या अगर मान लो कोई हिली एरिया है, ऐसे ऐसे हिली एरिया है, तो क्या है, अगर आप पानी लगाओगे तो ये यहाँ भर जाएगा, यहाँ भर जाएगा, तो यहाँ की फसल नष्ट हो जाएगी और यहाँ की फसल सूख जाएगी। तो ये इसीलिए इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, पूरे में पानी के फव्वारे टाइप का डाल देता है और इससे मतलब पानी की वाटर की लॉगिंग भी नहीं होती कहीं पर, यानी कि कहीं पे एक्यूमुलेट भी नहीं होता है और अच्छे से फसल ग्रो भी हो जाती है। ये सबसे बढ़िया, मतलब ये हिली रीजन्स में बहुत अच्छा मेथड यूज़ करने के लिए, है ना। वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन, इन सब में बहुत यूजफुल है, ठीक है। ओके, ठीक। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड है ड्रिप सिस्टम। ये आज तक का सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। क्यों सबसे बेस्ट है, इसमें वाटर वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, ओके। तो इसमें क्या है कि ड्रॉप डायरेक्टली कहाँ गिरते हैं, रूट्स में, है ना, प्लांट के रूट में डायरेक्टली, है ना। ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ओके। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता है इसमें, है ना। इस तरीके से ये सीधे यहाँ से सीधे ही रूट में पानी गिरता रहता है, धीरे 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 धीरे। तो ये क्या है, मतलब टारगेटेड इरिगेशन है, मतलब जहाँ पे रूट है वहीं पे आपका पानी गिरेगा। फिर आता है प्रोडक्शन करना है किससे, वीड से। वीड्स आपको पता ही है, अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं फसल के साथ, है ना। अनडिजायर्ड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, यू हैव टू नो दिस डिफिनेशन, ओके। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यहाँ पर दो डिफिनेशन है, नंबर 1 और नंबर 2, ये आपको याद करनी है, नंबर 1 नंबर 2, ओके, ठीक है, नोट डाउन करो, याद करो। अब क्या है, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है वीड्स रिमूवल का, वो सबसे बेस्ट टाइम है तब जब उसमें फ्लावर्स ना आए हों, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट है उसमें फ्लावर्स ना आए हों, सीड्स ना आए हों। क्यों, ये सपोज करो ये कोई प्लांट है, अब इसमें क्या है, फ्लावर्स आ गए, सीड्स भी आ गए, अगर आप इसको काटोगे तो क्या ये फ्लावर्स और सीड वगैरह निकलेगा और फिर ये अपने साथ पूरा परिवार लेके आएगा, पूरी फैमिली एकदम लेके आएगा। तो इसमें सीड और फ्लावर आने से पहले इसको काट दो, है ना, ताकि सीड वगैरह ना बन पाए और ये पूरा नष्ट हो जाए, धीरे धीरे ये जो अनवांटेड प्लांट है पूरे नष्ट हो जाएँ। इसीलिए इसको ज़रूरी है किससे पहले काटना, फ्लावर्स आने और सीड आने से पहले इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ तरीके हैं फिजिकल रिमूवल, जैसे कि अपरूट कर देना, है ना, खुरपी वगैरह का यूज़ करके। दूसरा है सीड ड्रिल से उसको अपरूट कर देना, किससे, सीड ड्रिल से। और एंड द नेक्स्ट वन है बीडीसाइड। बीडीसाइड क्या है, केमिकल है, जैसे कि एग्जांपल दिया 2,4-D, ये एक बीडीसाइड है। इससे क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो किल हो जाते हैं और जो हमारी क्रॉप है वो सेव हो जाती है। जैसे ये क्या है, स्प्रेइंग बीडीसाइड, इसमें अनवांटेड जो है ना वो देखिए ये एकदम नष्ट हो रहे हैं, ओके, ठीक। फिर क्या है आपका स्प्रेइंग वीडीसाइड में भी, अब वही अगर आप स्प्रे कर रहे हो वीडीसाइड को तो इसका मतलब आप मास्क वास्क लगा के रखो, है ना, पता चले आप ही बेहोश हो जाओ, आप जो है अनवांटेड प्लांट को मारने गए, पता चले आप ही बेहोश पड़े हो, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, अब पूरी तरीके से वीडीसाइड से बचाने के बाद आपने पानी वानी खूब अच्छे से फसल को दिया, उसमें फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स को ऐड किया और अब आप मौका आया है हार्वेस्टिंग का, यानी कि अब मिलेगा आपको
रिजल्ट। ओके, तो हार्वेस्टिंग क्या है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ये भी एक डिफिनेशन है, ये भी आपको याद करनी है, नोट डाउन कर लेनी है ना। ये जगह जगह पर काम आएगी जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे, या डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो इनडायरेक्ट आप इस डिफिनेशन को यूज़ कर सकते हो, है ना। अब ये हार्वेस्टिंग कैसे होती है? या तो मैनुअली होती है सिकल के द्वारा ऐसे, ठीक है, या फिर हार्वेस्टर्स के थ्रू होती है। ओके, अब ये क्या करते हैं, ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। इससे क्या होता है कि जो ग्रेन सीड वगैरह से अलग कर लिया जाता है इसी प्रोसेस को, यानी कि जो काफ से अलग किया जाता है सीड्स को, उसी को बोलते हैं हम क्या, थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। अब ये जो कंबाइन होती है ना, कंबाइन, ये इसमें क्या है, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करता है ये, इसीलिए इसका नाम है कंबाइन। ओके, कंबाइन का मतलब हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों कंबाइन है इसमें। ओके, ठीक है। अब ये कंबाइन के बाद क्या है, विनोइंग है। एक सेकंड, सॉरी, विनोइंग है। विनोइंग में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि कोई सीड है, उसमें अनवांटेड स्ट्रॉ वगैरह ऐड है, तो उस स्ट्रॉ वगैरह को रिमूव करने के लिए आप विनोइंग करते हो। ओके, यहाँ से ये घूमता है, यहाँ से ऐसे घुमाया जाता है और यहाँ से कुछ एयर निकलती है और आप उसके सामने से कुछ ऐसे जो है वो गिराते हो आप, जो भी प्रोडक्ट है जिसमें जो है अनवांटेड स्ट्रॉ वगैरह ऐड है, तो वो स्ट्रॉ तो ऐसे उड़ जाती है और आपका जो ग्रेन है वो यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये विनोइंग है। विनोइंग का मतलब समझ गए आप? ठीक है, मतलब ग्रेन को अलग करना अनवांटेड स्ट्रॉ से, यानी कि काफ से। ओके, ठीक है। फिर आफ्टर दैट, हार्वेस्टिंग के बाद क्या आएगा, स्टोरेज आएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी दिए हैं, जैसे कि पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नवन्या कहाँ, बंगाल में। दिवाली और होली ये नॉर्थ इंडिया में, या इनफैक्ट पूरे इंडिया में मनाया जाता है। बिहू असम का है और बैसाखी पंजाब वाले रीजन में मनाया जाता है। ये कुछ फेस्टिवल हैं, क्या कौन से फेस्टिवल हैं ये? आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, यानी कि जब फसल पकती है और जब काटने का समय आता है तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में। ओके, ठीक है। अब बात आती है स्टोरेज की। अब स्टोरेज हमें करना है, क्यों करना है? हमें बचाना है अपनी क्रॉप को या इनको, अपने सीड को मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब होने से बचाना है एटलीस्ट। मतलब बस ओवरऑल ही आप समझिए कि जो आपने इतनी मेहनत की है और फाइनली हार्वेस्ट कर लिया है, अब उसको बचाना भी है भैया। ओके, पहले ही नहीं, मतलब चैलेंजेस सिर्फ शुरुआत में ही नहीं है, चैलेंजेस बाद में भी है ना। तो इसलिए हमेशा चैलेंजेस डरना नहीं है, उनका सामना करना है। ओके, बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। अगर आप ड्राइड नहीं करोगे तो वो उनमें बैक्टीरिया, फंगी ये सब लग जाएंगे और आपकी फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए स्टोर करने से पहले उन्हें सुखाया जाता है। आपने देखा होगा ये साइलोस हैं, साइलोस गोदाम जो होते हैं ना, उन्हें साइलोस बोलते हैं। ये यहाँ पर सीड को स्टोर करके रखा जा रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, साइलोस बोलते हैं, ग्रेनरीज बोलते हैं, ठीक है। जो घर में यूज़ करते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ड्राइड नीम की लीफ डाल दी जाती है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अनवांटेड वाले वो ना उसमें लगें और हमारा जो सीड है वो ख़राब ना हो, ठीक है। ओके, लेकिन जो साइलोस वगैरह में इसमें क्या किया जाता है, इसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तो आपने देखा फूड फ्रॉम प्लांट, कैसे कैसे उसको डेवलप किया, कैसे हार्वेस्ट किया, कैसे स्टोर किया। अब आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या है? कोस्टल एरिया में हमें फ़िश वगैरह मिलेगी मेजरली, है ना। और बाकी हमें क्या मिलेगा, गोट वगैरह है, या फिर कह सकते हो कि चिकन वगैरह है। इन सब से भी हम अपना फूड रिसीव करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कह सकते हो कि बफेलो वगैरह है, उसे मिल्क वगैरह लेना है ना, ये सब क्या है, इसी प्रोसेस के, जब लार्ज अमाउंट में एनिमल्स को हम लोग उनकी केयर करते हैं, है ना, और किसके लिए कि वो हमें फूड प्रोवाइड करेंगे, तो उसी प्रोसेस को पूरी बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में भी हम लोगों ने समरी सिर्फ सीखी है, और आगे अभी इसी का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज और शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में एक पीडीएफ टाइप की, उसमें की टर्म्स के साथ डिफिनेशन और की टर्म्स के साथ कुछ पॉइंट्स होंगे, और ये उसी में हम लोग ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, और स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और इस तरीके से आप फर्दर लेक्चर्स चाहते हैं तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ओके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे।
और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।